हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने 2014 से 2020 के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ को वायलेट करते हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर या फिर डीपीएसपी। दोस्तों, जब आप 39B आर्टिकल को पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसे लिखे गए हैं कि स्टेट जो है वो वैसे पॉलिसीज़ को बनाएंगे, पॉलिसीज़ का निर्माण करेंगे जिसमें कम्युनिटी की भलाई होगी और उसको वेल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि कॉमन गुड को सब्जर्व किया जा सके। और दोस्तों, 39C में भी कहा गया है कि स्टेट जो है अपने पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाएंगे कि जो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम का निर्माण होना चाहिए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सभी का वेलफेयर होना चाहिए। तो इस तरीके से बात की गई। तो ये किसमें मेंशन है दोस्तों? डीपीएसपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। दोस्तों, क्या पोजीशन है? क्या ये लीगल राइट है जो सिटीजन्स को सिर्फ अवेलेबल है? क्या ये लीगल राइट है जो एनी पर्सन को अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी है, क्या ये फंडामेंटल राइट है? और डी है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, लीगल राइट भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो शुरुआत में जो राइट टू प्रॉपर्टी थे वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही आते थे। जैसे आपको पता है कि अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों कि 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का और उसने अबॉलिश कर दिया। कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फिर उस एक्ट के बाद एक नया आर्टिकल बना था 300A करके, पार्ट नंबर 12 में है, और उसमें लिखे गए थे राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें ये भी मेंशन था कि कोई भी व्यक्ति को उनके प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ की बात नहीं आती है। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट ही है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो सकता है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं रहेगा। अब ऐसा जो दोस्तों, पहले ओरिजिनली तो वो फंडामेंटल राइट थे लेकिन बाद में वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गए थे और वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन नहीं है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीगल राइट है जो कि अवेलेबल कराए गए हैं टू एनी पर्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को क्या एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थे भारत देश के 26 जनवरी 1950 को? दोस्तों, ऑप्शन देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें से क्या होना चाहिए? दोस्तों, प्रीएम्बल को अमेंड किए गए थे 1976 में, तो वहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे जिसमें 3 नए शब्द जुड़े थे 1976 से। अगर ये बात आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो कौन कौन से 3 वर्ड्स जुड़े थे? एक तो सोशलिस्ट थे, दूसरा सेकुलर और इंटीग्रिटी भी थे, टू दी प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। दोस्तों, ये तो 1976 में, तो यानी कि ये सब शब्द तो पहले नहीं थे, 1950 में तो नहीं थे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे सोशलिस्ट भी नहीं है, सेकुलर भी नहीं है और इंटीग्रिटी भी नहीं है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, डी तो नहीं होंगे, सी भी नहीं होंगे, बी में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और ए में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। दोस्तों, यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सॉवरेन, सॉवरेन वर्ड भी है, 1950 के टाइम पे ये सॉवरेन वर्ड था। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो हमने वहाँ भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि लॉ के द्वारा उनको लिमिट किया गया है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर है
या फिर बी ए गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज नॉमिनल पावर, हेड इंजॉय करते हैं नॉमिनल पावर, या गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज रियल पावर, या उसके जो हेड हैं उनको वो इंजॉय करते हैं रियल पावर, या ऑप्शन नंबर डी ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, और गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा पावर्स हैं सभी को पता है, लेकिन उस पावर्स को जो है लिमिट किया गया है फंडामेंटल राइट से, जो कि आप देखोगे पार्ट नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं सभी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को ये पावर देते हैं अगेंस्ट दी स्टेट एक्शंस। अगर स्टेट कुछ भी ऐसे लॉ बनाते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो लॉ को ये कर सकते हैं ना, इनवैलिड भी कर सकते हैं। दोस्तों यही उत्तर तो डी होना चाहिए, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों नहीं, भारत रत्न और पद्म अवार्ड टाइटल्स के अंदर अंतर्गत कंसीडर नहीं किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पद्मा अवार्ड्स विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस। क्या एक बार इनको सस्पेंड कर दिए गए हैं? तो ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स को 2 बार सस्पेंड किया है। यहाँ पे है एक ऑप्शन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5, मतलब मैक्सिमम 5 दिए जा सकते हैं एक साल के अंदर। दोस्तों ये भी इंफॉर्मेशन गलत है, मैक्सिमम 3 दिए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी गलत हैं 1, 2 एंड 3। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। बट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि अक्यूज्ड को कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट में रखा जाता है, और इस तरह के जो अक्यूज्ड होते हैं उसको पुलिस स्टेशन में लॉकअप किया जाता है, जेल में नहीं। दोस्तों जुडिशियल कस्टडी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जो अक्यूज्ड होते हैं, जो दोषी होते हैं, उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रखा जाता है, और इस तरह के जो दोषी होते हैं उसको जेल में रखा जाता है। यहाँ कह रहे हैं जेल में नहीं रखा जाता है, तो वैसे भी स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। मतलब पूछताछ करने का उनको अलाउ नहीं है, ठीक है, जब तक कि कोर्ट से अप्रूवल ना आ जाए। बात बिल्कुल सही है, कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही जो है पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, इंटरोगेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 सही, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशिएंट केस parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। दोस्तों ये जो प्रोविजन ऑफ पैरोल है ना, ये कोई राइट नहीं है कॉन्विक्टेड प्रिजनर का, ये तो बस प्रिविलेज है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट है, तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं, प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स हैं। तो दोस्तों हाँ, प्रिजन एंड पर्सन्स डिटेन्ड जो होते हैं वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, 7th स्केड्यूल में मेंशन है, और स्टेट के पास अपने सेपरेट प्रिजन या पैरोल रूल्स होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे, स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8 है, at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Right Act 2006। दोस्तों ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो नोडल एजेंसी है और वो इंश्योर करते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, किस चीज़ के लिए, एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो कौन सी नोडल एजेंसी है? पहला ऑप्शन है ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दोस्तों जो ये एफआरए है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़, और दूसरे ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको ध्यान रखते हैं कि ये सारे कम्युनिटीज़ जो हैं वो निर्भर हैं किनके ऊपर,
रिसोर्सेज के ऊपर अपनी नीड्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए, हैबिटेशन के लिए और अदर सोशल कल्चरल नीड्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है एक नोडल मिनिस्ट्री है जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं ऑफ द एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law, violate which one of the following articles of the Constitution of India? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कन्फेयर करता है किस पर? एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, ओके, इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो किस किस आर्टिकल को वायलेट करते हैं? ओके दोस्तों, आर्टिकल 44 होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, वहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया, तो ये तो फिट नहीं है। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं? आर्टिकल 32 कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जा सकते हैं डायरेक्टली, एपेक्स कोर्ट माने जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि वो गारंटर है, डिफेंडर है ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सभी सिटीजन्स को ये मिले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द रेमेडी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो 32 भी नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस मैटर पे बात की गई, ये भी नहीं हो सकता है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल नंबर 14। दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 इक्वेलिटी की बात करता है ना, कि स्टेट क्या करेगा? किसी को भी डिनाई नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, किससे? बिफोर दी इक्वालिटी बिफोर दी लॉ से, मतलब सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मिले हुए हैं, सभी एक समान है, एक लॉ के अंडर में सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिलता है विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर कोई ऑफिसर है उसको अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 का वायलेशन ही होगा ना। अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं दे सकते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर? कौन सा ऐसा इसेंशियल फीचर है जो शो करता है कि ये फेडरल नेचर का है? ठीक है, इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। पहला है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्ड, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किए जाते हैं। दूसरा, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन लेजिस्लेचर के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। थर्ड, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। या डी, द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। दोस्तों जो सटीक आंसर ये क्या है? पहला ऑप्शन, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्ड। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं संविधान के अंदर में वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं किसके? फेडरल स्ट्रक्चर के। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ए होना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट? स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट से आप क्या समझते हो, है ना। दोस्तों अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कवर किया है तो आपको ये पता होगा कि स्टेट का अर्थ क्या होता है। स्टेट का अर्थ होता है एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी जिसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर वन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, है ना, और विद इन अ डेफिनिट टेरिटोरी। पॉपुलेशन होना, टेरिटोरी, गवर्नमेंट का होना एंड सॉवरेनिटी, ये 4 तरह के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, है ना। पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ये 4। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है, ए कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइड डेफिनिट टेरिटोरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। हाँ सही बात है, सॉवरेन होना चाहिए, एक्सटर्नल कंट्रोल पे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। सारे फीचर्स तो मिल रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं वन बाय वन। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल हैं, डेफिनेट टेरिटोरी है एंड possess an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance. थर्ड क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटोरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि एक जगह पे रहते हैं टेरिटोरी पे और अपने कल्चर के साथ, ट्रेडिशन और गवर्नमेंट के साथ। तो ये तो नहीं है दोस्तों। स्टेट का मतलब सोशल सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन डेफिनेट टेरिटोरी विच विद द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
दोस्तों इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि एक ऐसा कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स जहाँ पे क्या है, डेफिनेट टेरिटोरी भी है, एक्सटर्नल कंट्रोल भी नहीं है ना, और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी है। तो ये सटीक सबसे है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी, यानी इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दोस्तों हमारा पहला क्या है ऑप्शन कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय दी सीजेआई विद प्रियर परमिशन ऑफ द या। दोस्तों क्या कह रहे हैं इसमें कि राष्ट्रपति की अनुमति से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बुला सकते हैं किसको? रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, और उनको क्या कर सकते हैं? कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जज की तरह एक्ट करवा सकते हैं। क्या सीजेआई के हाथ में ये है अगर वो परमिशन ले लेते हैं राष्ट्रपति जी से? तो दोस्तों अगर आप आर्टिकल 128 देखोगे तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो किसी भी टाइम पे प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ ऐसे व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बिल्कुल सही उत्तर स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यानी हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 226 जब आप पढ़ेंगे तो बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकते हैं अपने ओन जजमेंट को। तो ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बोथ 1 एंड 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। दोस्तों अगर आप सिटीजनशिप टॉपिक अच्छे से कवर किए हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है अगर इंडिया की बात करें तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों बी क्या है? दूसरा क्या है? ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, यानी अगर कोई बाय बर्थ है कोई व्यक्ति तब ही वो हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं। तो क्या ऐसा है दोस्तों? हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति जी होते हैं। तो सिटीजन बाय बर्थ कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है दोस्तों। कोई भी अगर सिटीजन है भारत देश के, बाय बर्थ हो या ना हो, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। एनी सिटीजन कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, कोई भी सिटीजन हो, बाय बर्थ ही जरूरी नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है? फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ इट अंडर एनी सरकम। अगर एक कोई फॉरेनर है उसको आपने उसको ग्रांट मिल गया है किसका? सिटीजनशिप का, तो बाद में फिर उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, चाहे सरकमस्टांस कुछ भी हो जाए। कह रहे हैं कि डिप्राइव नहीं किए जा सकते हैं, सरकमस्टांस कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सिटीजनशिप को कैंसिल भी किया जा सकता है यदि रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन जो है वो फ्रॉड तरीके से किया गया है, फॉल्स कुछ रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो उसके वजह से कैंसिल हो सकते हैं। या सिटीजन ने खुद को ऐसे शो किया है या अपने किसी एक्ट से या स्पीच से जिससे लगा हो कि वो डिसलॉयल हैं, डिसअफेक्टेड हैं टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या जो सिटीजन हैं वो अनलॉफुली ट्रेडेड करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं एनिमी से ड्यूरिंग एनी वॉर, तो भी जो है उनका सिटीजनशिप ख़त्म हो सकता है। या फिर सिटीजन जो हैं वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहे हैं आउट ऑफ इंडिया और कॉन्टीन्यूसली 7 साल तक रहे हैं, तो इन सब फैक्टर्स पे जो है उनकी सिटीजनशिप को कैंसिल किया जा सकता है। तो इसमें कह रहे हैं नहीं किया जा सकता चाहे कुछ भी सरकमस्टांस हो, तो गलत है ना। तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, तो ए 1 ओनली है ना, 1 ओनली। दोस्तों लिबर्टी को सेफ गार्ड करने की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 14 में कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर में ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो लिबर्टी को सेफ गार्ड करेगा? क्या कमिटेड जुडिशरी सेफ गार्ड करेंगे? कमिटेड जुडिशरी का अर्थ क्या होता है? मतलब ऐसे जुडिशरी जो कि कमिटेड हो किसके प्रति? पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी, वो जैसा कहते हैं। कमिटेड का मतलब वैसा करे, तो कैसे लोगों का लिबर्टी प्रोटेक्ट होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लिबर्टी की बात में सेंट्रलाइजेशन की बात हम कैसे कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन की बात होगी ना कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज ए फैक्टर कंस्टिट्यूटिंग अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ तो कह रहे हैं सेंट्रलाइजेशन, ये भी गलत हो गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेते हैं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ी सेफ गार्ड करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हों वो सबके बारे में सोचें, माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचें,
सबको लिबर्टी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बेस्ट सुटेबल आंसर दोस्तों देखिए डी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। जैसे 3 ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं। हर ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है ना बिटवीन ऑल द 3। तो कोई एक अगर ऐसा ऑर्गन काम करते हैं, दूसरा तुरंत उसको चेक करेंगे और तुरंत जो है चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बेस्ट सुटेबल देखें कि लिबर्टी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो सही उत्तर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर। यस, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। यानी कि ब्रिटिश मॉडल से हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, लेकिन हमारा मॉडल उनसे कैसे अलग है। As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of the Parliament to legislate is limited. हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उनका पावर क्या है, लिमिटेड है, मतलब सीमित है। बट ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है। ब्रिटिश में पार्लियामेंट सुप्रीम, वही सुप्रीम है, वही सर्वोच्च है, वही सॉवरेन है। क्या ये बात सच है दोस्तों? यस, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है वो प्रिंसिपल है। अगर हम देखेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी उनका प्रिंसिपल है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ पे सुप्रीम लीगल अथॉरिटी इन द यूके। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। यूके का पार्लियामेंट कहीं ज़्यादा पावरफुल है देन द इंडियन पार्लियामेंट। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या ऐसा सही है दोस्तों? तो दोस्तों सही बात है। 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया था परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ताकि वैसे केसेस को हेयर किया जा सके जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है, एन गोपाला स्वामी अय्यर नगर कमिटी सजेस्टेड दैट ए मेंबर एंड ए सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोलली। मतलब मिनिस्टर और सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया जाता है मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए? परस्यू द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सिर्फ यही फंक्शन है उनका कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए एंड प्रमोटिंग इट। तो दोस्तों अय्यर जो थे वो पार्ट ऑफ द 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? क्योंकि जो एन गोपाला स्वामी अय्यर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जिनका नाम था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 1950 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस चीज़ को, ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज को, इम्प्रूवमेंट इन द कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सोनल, ये भी था पर्सोनल के जो कैपेबिलिटीज है उनको इम्प्रूवमेंट करना। तो यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो ये तो गलत हो गया है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द पीएम चार्ज। दोस्तों बिल्कुल सही है कि 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966, और ये जो है प्लेस किया गया था अंडर द पीएम चार्ज। ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू प्राइवेसी जो है प्रोटेक्ट किया गया है किस आर्टिकल में है? दोस्तों किस आर्टिकल में है ये? तो दोस्तों राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया है एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, और ये क्या है? एज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम गारंटी किए गए हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।